और ये बात अचानक स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं की। भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी भी परिवार के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, कहीं भी आप जाएंगे, उस परिवार ने कभी रामायण पढ़ी हो न पढ़ी हो, लेकिन पारिवारिक परंपरा में कथा और कहानी के रूप में मां अपने बच्चे को कोई कथा सुनाती है तो राम और कृष्ण की कथा सुनाती है। वह दृश्य बचपन से ही एक बच्चे के मन में अपना प्रभाव छोड़ती है। प्रारंभिक इन संस्कारों के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके सामने क्या आदर्श होने चाहिए। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती का, और उस क्षेत्र के अलग अलग कालखंडों में जिन महापुरुषों ने या जिन संतों ने इस पूरे समाज को नेतृत्व दिया, उसको एक नई प्रेरणा के रूप में, एक आदर्श के रूप में कोई भी अभिभावक या कोई भी संस्था उस रूप में प्रस्तुत करती है। और यही कारण था कि जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था, जिसे हमारी स्मृतियों ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने एक मान्यता दी। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वो भारत है। यह आज भी हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व नेपाल की संसद में हुए एक हंगामे का तो देखा होगा, और वहां के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि भाई जिस चित्र पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, वास्तव में ये सांस्कृतिक भारत का चित्र है, आप उसको राजनीतिक रूप से मत समझिए। यही अंतर है। ये राजनीतिक कीड़ा जो है बहुत खतरनाक होता है। वो संस्कृति को समझने में बहुत बार गलती कर लेता है, और जब संस्कृति को हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं, तो हर एक कार्य को राजनीतिक नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन भारत प्राचीन काल से ही भारत के रूप में रहा है, अनेक झंझावतों से जूझता रहा है। भारत अगर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, झंझावतों का सामना करते हुए, हमलों का सामना करते हुए भी भारत बना हुआ है, तो इसके पीछे वह संस्कार है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे महापुरुष कौन होंगे, किन लोगों ने हमें नेतृत्व दिया था, किन लोगों ने अपने उच्च आदर्शों से हम सबके सामने एक मर्यादा का, एक आदर्श हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और आज भी भारत के घर घर में उन सब की चर्चा होती है। उन लोगों ने भले ही वहां पर उस क्षेत्र में नहीं गए होंगे, लेकिन कोई भी मां बड़े गौरव के साथ
उन आदर्शों को अपने बच्चे के साथ जोड़ करके उसके भावी जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। और यही सब कुछ हम सबको देखने को मिला है। ये भारत तब भारत बन पाया है, ये भारत तब भारत की इस यात्रा को, बृहद यात्रा को लेकर के आगे बढ़ पाया है। अलग अलग कालखंड में सत्ताएं आई होंगी, गई होंगी, लेकिन भारत की मूल आत्मा कभी भी अपने सत्व से विचलित नहीं हुई, उसको लेकर के चली है। और इसका नेतृत्व आज तो आप सबके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन जिस कालखंड में इस प्रकार के सांस्कृतिक संगठन नहीं रहे होंगे, धार्मिक सत्ताएं इसका मार्गदर्शन करती थी, उसका नेतृत्व देती रहती थी। आप याद करिए, जब केरल में जन्मे हुए एक सन्यासी ने देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर दी। आदि शंकराचार्य 4 पीठों की स्थापना 4 कोनों में कर लेते हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर लेते हैं, मात्र 32 वर्ष की उम्र में समाधि ले लेते हैं। उस समय भारत के अंदर एक सत्ता तो नहीं थी, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग थी, राजे रजवाड़े थे, लेकिन धार्मिक सत्ता अपना कार्य कर रही थी। और कहीं भी उसके लिए राजनीतिक सीमाएं बाधक नहीं थी। आचार्य रामानुज हुए, संत रामानंद हुए, एक लंबी परंपरा चली। और कौन सा ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में भारत ने उन क्षेत्रों में नेतृत्व न दिया हो? हर कालखंड में हुआ है। हमने उसको बुलाने का प्रयास किया, हमने उसको विस्मृत करने का प्रयास किया। दुनिया का पहला सृजन चिकित्सा क्षेत्र में भारत ने दिया है, सुश्रुत के रूप में। विमानकी शास्त्र की चर्चा जब होती है तो राइट ब्रदर्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन महर्षि भारद्वाज की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमने भुला दिया। एटम बम की चर्चा तो सब करते हैं, उसको बनाने वाले आधुनिक वैज्ञानिक का नाम भी सब लोग याद करते हैं, लेकिन परमाणुवाद के बारे में उस थ्योरी को देने वाले महर्षि कणाद की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि कभी हमने बताया नहीं। कभी हमने लोगों को ये बताने का प्रयास नहीं किया। किसी भी अन्य उस क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें भारत ने दुनिया के सामने, दुनिया को एक नई दृष्टि न दी हो? और कौन थे? भारत ने किया था, हर एक क्षेत्र में उस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। लेकिन उत्थान और पतन ये व्यक्ति के साथ ही नहीं, व्यवस्था के साथ भी जुड़ती है, समाज के साथ भी जुड़ती है और राष्ट्र के साथ भी जुड़ती है। ये सभी के साथ एक जैसी स्थितियां होती है, लेकिन उन परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति जिनमें होती है, वे अपना रास्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। और उन महापुरुषों में ही का ही जब हम स्मरण करते हैं तो उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा भारत आज भी लेता है। मुझे प्रसन्नता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से लगभग 350 वर्ष पहले
जिस हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, उन स्मृतियों को फिर से हम सब के लिए स्मरणीय बनाने के लिए दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा, यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा जाणता राजा के एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन का, एक नाट्य श्रृंखला का आयोजन यहां पर 26 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया है। आप याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहां पर आदरणीय भैया जी ने बहुत कुछ कहा। प्रेरणा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने भारत की नौसेना का चिन्ह वही बनाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। अब याद करिए, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उन्होंने औरंगजेब को वहां पे चैलेंज किया था, और यहां पे पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या संबंध है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बनाया। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी से है, हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। किसी आक्रांता से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने वहां पर उस रूप में भव्य म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को सजोए हुए हम लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर भारत को 2047 में दुनिया की एक महाताकत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की। पंचप्रण में गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना भी है, विरासत का सम्मान करना भी है, लेकिन इसके साथ ही नागरिक कर्तव्यों का भी है। एक नागरिक के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, किस रूप में मुझे अपने दायित्व का निर्वहन करना है, इस पे भी हमें स्वयं भी मंथन करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं, यह हम सबको याद करना होगा। और फिर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन हो, दोषी घटना है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना हो रही है, 6 नोड स्थापित हो रहे हैं। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए 6 स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अलीगढ़ में, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। याद करिए, ज्यादातर वे क्षेत्र हैं जहां पे भारत की स्वाधीनता के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने और महाराष्ट्र से आई हुई मराठा सेनाओं ने आकर के भारत की स्वाधीनता के लिए विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इन क्षेत्रों को आज भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही बिठूर में त्याता टोपी नहीं आए होंगे, उस धरती का आकर्षण उन्हें खींच के लेके आया होगा।